तो आपके बिजनेस में अगर लोग लो कॉस्ट मशीन लेते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर में कितनी उसकी ग्रोथ है या कितने टाइम तक चलेगी वो मशीन? सर देखिए बड़ा प्रैक्टिकल है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। किसी ने आपको बोला नहीं कि आपकी मशीन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है कि वो 1 तो लाख होता है। आई डोंट थिंक कि एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड कर सकता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने, क्योंकि आजकल आपको पता है लोग ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 10 to 20K की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सर डिपेंड करता है। देखिए जिसकी एक वर्कशॉप जी। है उसके लिए 1 लाख बहुत बड़े हैं, लेकिन जो बड़ा इंडस्ट्री चला रहा है और OEMs के साथ सप्लाई कर रहा है उसके लिए 1 लाख कुछ भी नहीं है। अगर मैं मारुति के साथ कम कर रहा हूँ या टाटा के साथ कम, बिकॉज हमारे सप्लायर हैं। राइट। हम टाटा के वेंडर्स को सप्लाई करते हैं, मारुति के वेंडर्स को सप्लाई करते हैं, उन्हें मशीन की नॉलेज है। जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है उसके लिए तो कहेगा बहुत महंगी है, लेकिन जिसको नॉलेज है, इसे पता है इंडक्शन हीटिंग क्या होती है, इसमें क्या लगा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ की इंपॉर्टेंस है, जिसे ये चीज़ पता है जी। तो वो तो कंसीडर करेगा ही कि यार बहुत सस्ती दे रहा है। कुछ भी सर्च करते हैं उससे पहले ही हमारा फोन हमें बताया था कि आप इसके बारे में बात कर रहे थे। डोंट यू थिंक कि फोन भी कहीं ना कहीं हमारी बातें सुन रहा है, हमारी बिजनेस से रिलेटेड या हमारे प्लान से रिलेटेड? तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं फ्यूचर में हार्मफुल है। बिल्कुल हार्मफुल। देखिए कोई भी चीज़ जरूरत से ज़्यादा अगर तेज हो जाए तो नुकसान करती है। टेक्नोलॉजी नुकसान करती है, फायदा भी करती है, नुकसान भी करती है। लिमिट से क्रॉस हो जाए तो नुकसान करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो फालतू टॉक्स। मैं हूं शुभी। सो आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि गेस्ट हमारे बिल्कुल हटकर हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक बिजनेसमैन से। आज हम जानेंगे कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, उनके क्या बिजनेस टैक्टिक्स हैं और किस तरीके से वो बिजनेस करते हैं, और हम जानेंगे कि जो उनका एग्जैक्ट बिजनेस है वो क्या है। सो आज मैं बैठा हूं नवीन मल्होत्रा जी के साथ, जो कि डील करते हैं इंडक्शन हीटिंग मशीन के बिजनेस में। तो आज जानेंगे इस पूरे बिजनेस के बारे में, और अगर आप भी इंटरेस्टेड है कहीं ना कहीं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए होने वाला है। और जो इंटरेस्टेड नहीं है एटलीस्ट वो देखें कि बिजनेस कैसे चलता है और बिजनेस कैसे रन होता है। सो वेलकम नवीन जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। सो बेसिकली आप मेरे को छोटा सा कुछ एक एग्जांपल दीजिए, थोड़ा सा समझाइए कि आपका बिजनेस एग्जैक्टली है सर क्या? मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम नवीन मल्होत्रा है जी। और मेरी फर्म का नाम जो है मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज है, और हम लोग डील करते हैं इंडक्शन हीटिंग मशीन्स में, जो कि वेरियस एप्लीकेशंस में काम आती है। हार्डनिंग, टेम्परिंग, फोर्जिंग, एनेलिंग, ब्रेजिंग, हीट ट्रीटमेंट के ऑपरेशंस में काम आती है। वास्ट फील्ड है। एक वर्कशॉप वाले को भी रिक्वायरमेंट है, एक बड़ी इंडस्ट्री को भी रिक्वायरमेंट है। हर तरह हम लोग कैटर करते हैं, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है। हम हमारे लिए भगवान है, हम उसके लिए काम करते हैं। परफेक्ट। जितना हम कर सकते हैं और जरूर करते हैं। बिल्कुल। और हम लोग कभी भी गिव अप नहीं करते, लास्ट जो ट्राई होती है वहां तक करते ही करते हैं, 100% करते हैं। और आपकी फर्म का नाम क्या है? मल्होत्रा टेक्नोलॉजी। मल्होत्रा टेक्नोलॉजी। ओके। सो नवीन जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड शुरुआत करते हैं, थोड़ा बिजनेस मॉड्यूल को समझेंगे आपके कि आप क्या करते हैं। जैसे कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपका इंडक्शन हीटिंग मशीन का बिजनेस है, राइट। तो इसमें आप मेरे को ये बताइए कि ये क्या है और इसमें कॉस्ट एंड क्वालिटी ये दोनों एक क्लाइंट के लिए कितना मैटर करती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लाइंट के लिए। बेसिकली क्या है, इंडक्शन हीटिंग मशीन एक मशीन है जो सिर्फ लोहे को गर्म करती है। ओके। बट लोहे को गर्म करने के बाद उसकी दुनिया भर की एप्लीकेशंस हैं। लाइक उसको अगर वो पानी में डाल देगा तो हार्ड हो जाएगा, और उसको हैमर के नीचे दे देगा तो वो फोर्ज हो जाएगा, और 2 मेटल आपने गर्म किए और बीच में कोई ब्रेजिंग फिलर डाल दिया तो ब्रेज हो जाएगा। मशीन एक ही है, काम बहुत सारे हैं। गॉट इट। गर्म सिर्फ लोहा होता है, लेकिन गर्म होने के बाद बहुत कुछ होता है। वो जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे ऑटोमोबाइल्स है, आपको कोई शेप देनी है, कोई फोर्जिंग पार्ट्स बनाने हैं जी, उसमें एप्लीकेशंस है। आपके एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन की पाइपलाइन है, उसमें ब्रेजिंग का एप्लीकेशन आ जाता है। ओके। ऐसे ही डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट काम होते हैं। अब आपने किया मेरे से क्वेश्चन कॉस्ट और क्वालिटी। राइट। देखिए कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी होगी तो आपकी ब्रेकडाउन नहीं होगी। लोग ना सस्ती मशीनों की तरफ चले जाते हैं, और सस्ती में कि उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि उस समय तो वो फिजिकल देख के ले लेते हैं कि मेरी भाई ये आपकी भी ऐसी दिख रही है और ये भी ऐसी दिख रही है, लेकिन उसके बिहाइंड कुछ होता है जिसके अंदर रियल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। वर्कमैनशिप क्या है, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड यूज किया हुआ है, किस तरह के कंपोनेंट यूज किए हुए हैं, तो उसके ऊपर वो क्वालिटी इशू आता है। अब कई जगह क्या होता है, लोग कुछ भी बेच देते हैं और जब प्रॉब्लम्स आती है तो फिर पीठ दिखा देते हैं, भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, आपने सस्ता लिया था।
तो वो डिपेंड करता है कि आपकी वर्क क्या है, आपका काम क्या है, एप्लीकेशन क्या है। आपको सस्ता लेना है, महंगा लेना है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन कॉस्ट और क्वालिटी दोनों चीज होनी चाहिए। कॉस्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और क्वालिटी टॉप होनी चाहिए। और अभी आपने जैसे बात करी कि लो कॉस्ट मशीन्स की लोग ले लेते हैं, तो आपके बिजनेस में अगर लोग लो कॉस्ट मशीन लेते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर में कितनी उसकी ग्रोथ है या कितने टाइम तक चलेगी वो मशीन? सर देखिए, बड़ा प्रैक्टिकल है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अब ये कैपिटल इक्विपमेंट्स होते हैं। जी। कैपिटल इक्विपमेंट में क्या होता है कि आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आप कॉस्ट कटिंग के लिए क्या करेंगे? पार्ट्स की कटिंग करेंगे, कहीं ना कहीं पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप आफ्टर सेल ही ना दें। मैंने आज आपसे ले तो ली, लेकिन जब कल मुझे जरूरत है, कस्टमर को जरूरत है, उसकी कोई मशीन में प्रॉब्लम आ गई या उसकी मशीन ब्रेक डाउन होगी और उसको प्रोडक्शन देनी है, उसका जो सप्लायर है उसको वो कंपोनेंट देने हैं, पार्ट देने हैं, लेकिन वो उसको जो अटेंड करने वाला बंदा ही नहीं है क्योंकि आपने सस्ती मशीन लिया और सर्विस ही नहीं दे रहा आपको। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी एंड कॉस्ट दोनों को देखें। कॉस्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, लोअर नहीं होनी चाहिए। एक चीज मेरे को आप बताइए कि आपको क्या लाइक इंडक्शन हीटिंग मशीन की कॉस्ट क्या है पहले तो? सर ये 1 लाख से स्टार्ट हो जाती है जी। और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। So 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख एप्लीकेशन कैपेसिटी। जी जी। किसी ने आपको बोला नहीं कि आपकी लाइक मशीन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है? कि 1 बहुत लाख होता है। आई डोंट थिंक कि एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड कर सकता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने, क्योंकि आजकल आपको पता है लोग ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 10 to 20 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सर डिपेंड करता है। देखिए, जिसकी एक वर्कशॉप है जी। उसके लिए 1 लाख बहुत बड़े हैं, लेकिन जो बड़ा इंडस्ट्री चला रहा है और ओईएम्स के साथ सप्लाई कर रहा है उसके लिए 1 लाख कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर मैं मारुति के साथ कम कर रहा हूँ या टाटा के साथ, बिकॉज हमारे सप्लायर है, राइट। हम टाटा के वेंडर्स को सप्लाई करते हैं, मारुति के वेंडर्स को सप्लाई करते हैं, उन्हें मशीन की नॉलेज है। जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है उसके लिए तो कहेगा बहुत महंगी है, लेकिन जिसको नॉलेज है, इसे पता है इंडक्शन हीटिंग क्या होती है, इसमें क्या लगा होता है, इसमें क्या क्या चीज की इंपॉर्टेंस है, जिसे ये चीज पता है जी, तो वो तो कंसीडर करेगा ही कि यार बहुत सस्ती दे रहा है। और जिसके लिए नॉलेज नहीं है वो कहेगा यार तू तो बहुत लूट रहा है यार, ये बहुत होता है। महंगी दे रहा है। ये होता है आजकल, हर कोई ऐसा ही है to be very एग्जैक्टली honest। ऐसे ही होता है। जिसको नॉलेज है वो उसको समझदार ही देखो, कहे। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी होनी चाहिए और आप किस चीज में एंटर कर रहे हो वो डिपेंड करता है। अब लोग पहले मारुति 800 आती थी जी। 800 बहुत मतलब लोअर सेगमेंट में आप कह सकते हो, जनरल सेगमेंट में कह सकते हो, हर आदमी ले लेता था। लेकिन मर्सिडीज भी तो आती है वो भी 4 व्हीलर, वो भी 4 व्हीलर, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी कॉस्ट में उसकी आउटपुट है, उसकी वर्थ है, उसकी जो कंफर्टेबल है, उसकी जो आप उसकी स्पीड को आप करते हैं या सेफ्टी फीचर्स Exactly। हैं, तो क्वालिटी मेंटेन की हुई है। लेकिन ये जो एक जनरल है, हर आदमी खरीद सकता है पहुंच में। ऐसे टाटा साहब लेके आए थे एग्री। नैनो लेके आए थे, बिल्कुल। उनका सपना था कि भाई हर आदमी के घर गाड़ी हो, ये हो वो, लेकिन वो एक जनरल थी भाई, जिसने कभी देखी नहीं, जिसने कभी 2 व्हीलर नहीं चलाया, उसके लिए वो एक सपना था। लेकिन आज मेरी बात करें तो मैं कंफर्ट जोन को प्रेफर करूंगा। मैं लॉन्ग ड्राइविंग करता हूँ, मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है। जैसे 300 किलोमीटर, 400 क्या किलोमीटर, बात है। मैं 500 किलोमीटर तक भी रन कर लेता हूँ कि भाई मुझे ड्राइविंग करनी है नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप। गुड। तो उसमें बेसिकली क्या है कि फेलियर नहीं होना चाहिए, कंफर्ट होना डाउन चाहिए। नहीं होनी चाहिए कार। नहीं, दूसरी चीज क्या है, यहाँ से मैं जयपुर चला गया, थकान नहीं हुई, वापस भी आ गया, अगले दिन कुछ और काम कर लिया। लेकिन आप ऐसे ही लोअर स्टैंडर्ड में जाएंगे, मैं लोअर स्टैंडर्ड में, जनरल स्टैंडर्ड में जाते हैं, तो उसमें कंफर्ट जोन नहीं होता। आपको कंफर्ट का ध्यान रखना पड़ता है। हर चीज के प्लस और माइनस दोनों चीजें हैं। तो अगर आप कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं तो कॉस्ट लोअर नहीं होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एग्री। वो शुड बी शूटेबल। मैंने अगर आज इस वॉलपेपर का सपोज करो 100 रुपीज पे किया है, जी। तो 100 रुपीज की वर्थ है, वर्थ इट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि वर्थ तो 10 रुपए की थी और मैंने 100 दे दिया, या वर्थ 500 की और मैंने 100 दे दिया। वो नहीं होना चाहिए। ना लोअर होनी चाहिए ना हायर होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और उसके बजटरी होना चाहिए, आरओआई उसका परफेक्ट होना चाहिए। गॉट इट। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि कॉस्ट के साथ क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं करना तो चाहिए। आप जैसे अपनी मशीन्स को क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या ऐसे फॉलो अप लेते रहते हैं, क्या क्या ऐसे चेक तो देखिए, फॉलो करते हैं? हर चीज में ना एक अपडेट्स बहुत जरूरी होते हैं जी। आप बहुत टॉप क्लास चीजें बना रहे हैं लेकिन आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आप रेस के अंदर पीछे रह जाएंगे। जैसे
HMT वॉच थी। एक बार ऐसा टाइम था कि सभी के पास HMT वॉच थी, लेकिन आज HMT को कोई पूछता नहीं है। HMT को कोई भी नहीं पूछता, क्यों? उन्होंने अपडेट नहीं किया टाइम के हिसाब से। और सेम एग्जांपल अगर हम ले फोन्स का, फोन्स में नोकिया देखो पीछे रह गया, वायर देखो नोकिया कितना, मतलब हर एक कोई विश होती थी कि मेरे पास नोकिया का फोन हो। मेरे पास भी नोकिया 1131 सब होते थे, इनिशियल स्टेज पे थे। लेकिन आज की डेट में जैसे जैसे हाईटेक हो गया, अपडेट्स हो गए, फीचर्स इतने आ गए फोनों में, तो नोकिया को कोई पूछता नहीं है। और जनरल कैटेगरी में आप देखिए, आप जनरल के साथ कंफर्टेबल जोन चाहिए आपको जो चाहिए वो होना चाहिए। ऐसे ही मशीनरी के अंदर भी है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक तो फुलफिल होना चाहिए, और दूसरी आफ्टर सेल की आपको कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए कि कल को मेरी मशीन रुक गई तो क्या होगा, वो अटेंड करेगा नहीं करेगा, या उनके पार्ट्स उनके पास होंगे नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है तो वो बड़ा मैटर करता है कि कॉस्ट कटिंग करोगे तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। आज की डेट में जैसे लेजर मार्किंग मशीन आती है, तो जैसे हमारी मशीनों के अंदर एक कंपोनेंट होता है IGBT, आइसोलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये पावर कंपोनेंट होता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि सस्ते, जैसे इसमें ओरिजिनल तो जैसे फ्यूजी का आता है, सेमिक्रॉन का, सीमेंस का आता है, सेमिक्रॉन ब्रांडेड कंपनीज हैं जो इसमें आते हैं। लेकिन कई जो सस्ते बनाने वाले हैं, जो मतलब बहुत लो कॉस्ट में बनाते हैं, जैसे चाइनीज भी आते हैं और फेक भी होते हैं। सपोज करो मुझे X&X चाहिए, लेकिन वो Y&Y है, तो उसमें लेजर मार्किंग से रब करके उसको X&X बनाया और पेश कर दिया, वो चलेगा ही नहीं। कॉपी के अलावा वो डुप्लीकेट, मतलब मेरे अंदर 100 किलो की कैपेसिटी है उठाने की, लेकिन वो तो 80 उठा रहा है, उस पर 100 लिखा है, तो वो चीज है, अंडर कैपेसिटी है। बिल्कुल। तो बड़ा डिपेंड करता है कि रिलायबिलिटी के लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, एप्रोप्रिएट कॉस्ट, मतलब आपके हिसाब से 100 रुपए की वॉच है तो 100 रुपए पे करना है, 1000 की वॉच है तो 1000 पे करना है। और आपको खाली कॉस्ट के लिए कभी भी सप्लायर चूज नहीं करना, आपको क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना है। तो जैसे कि मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इंडक्शन हीटिंग मशीन आप मैन्युफैक्चरर भी कराते हैं? नहीं, ये हम इंपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी अपडेटेड लेते हैं हम लोग। जैसे पहले ट्रांजिस्टर और IGBT और इन तरह के आते थे, अभी जो PCB आ रहे हैं वो SMD आ रहे हैं। SMD जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हीटअप नहीं होते, हीटअप होती है तो मशीनें खराब होती हैं, इसलिए वो हीटअप नहीं होते, कूल रहते हैं वो लोग। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी को आपने अपडेट जितना किया उतना ही अच्छा। आपको याद होगा फोन, पहले बड़े बड़े फोन आते थे, बहुत भारी भारी फोन आते थे, आज आप देखो तो बिल्कुल लाइट वेट में भी मिल लाइट होते जा रहे हैं, टाइम के साथ साथ होते जा रहे हैं। तो वो बेसिकली टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है। एग्री। आप अपना लैपटॉप उठा के देखो, स्लिम आ गया, बिल्कुल सही। ये चीजें देखो, क्वालिटी और अपडेट्स दोनों चीज जरूरी है, कॉस्ट भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि कोई चीज 1 लाख की और मैंने 2 लाख रुपए पे की है। तो कस्टमर्स आप पे आते हैं, और ऐसा भी होता होगा बैक टू बैक कस्टमर्स आप पे आ रहे हैं और परचेज कर रहे हैं आपकी मशीन जी, राइट। सो ऐसा नहीं होता कि कभी वो उनको लगा हो कि यार ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं हमारे साथ? ठीक है। ट्रस्ट कैसे गेन करते हो आप उनका? ट्रस्ट गेन करता है हमारे जैसे ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं जी, उनकी जो फीडबैक है, और जो हमारा सेटअप है, जो पार्ट्स हमने मेंटेन किए हुए हैं, जो हमारी सर्विस टीम है जी, वो अपने आप मतलब वो कर देती है। जैसे हम लोग ट्रायल्स देते हैं, उनके जो जॉब है उसको प्रूव कराते हैं, और कस्टमर एंड पे जाते हैं। आज की डेट में कोई नहीं जाता, सब लोग अपने घर बैठ के जैसे वर्क फ्रॉम होम चलता है ना, उस तरीके से करने में मतलब वो करते हैं, बिलीव करते हैं। तो लेकिन हमारा होता है कि हमने सामने वाले को पूरा सेटिस्फाई करना है, 100% सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। एग्री। और वही हमारा मोटो है, 100% सेटिस्फैक्शन इज रियल मोटो ऑफ अस। परफेक्ट। तो आज हमें ऐसा नहीं है कि, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि कोई मेरे पास आया, यार मैं ना तेरे को 10 करोड़ का बिजनेस दूंगा मैं, लेकिन इस कॉस्ट पे करूंगा, मैं नहीं करूंगा सर। मुझे आफ्टर सेल को पहले कंसीडर करना है, उसकी आफ्टर सेल में जो कॉस्ट लगने वाली है उसको कंसीडर नहीं करूंगा तो मैं उसको दे ही नहीं पाऊंगा। सर आप अमेजोन में काम करते हैं, आपने मुझे बताया, जी, मीशो का क्या कंपैरिजन है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है देखो, लेकिन बोलना नहीं चाहूंगा, बट ठीक है। मीशो अपने एरिया में डील कर रहा है, अमेजोन अपने एरिया में डील कर रहा है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो अमेजोन देता है वो मीशो दे सकता है? आई डोंट थिंक सो। और वो आने वाले टाइम तक मेरे को नहीं पता कितना टाइम लेने वाला है मीशो, बट अमेजोन इज वेरी गुड। यही है, आप जब तक फीडबैक नहीं करोगे, उस कॉस्ट को कंसीडर नहीं करोगे, आप फेल हो जाओगे। परफेक्ट, ये रियलिटी है। एग्री।
तो आजकल ऐसा आपने कभी ऑब्जर्व करे, कोई आप पे आता है, कोई क्लाइंट आप पे है, कोई कस्टमर आप पे आए, वो आपसे गाइडेंस लेना चाहता हो कि मेरे को यार ये चीप मशीन अगर मेरे को कॉस्ट कम पड़ रही है, मैं लूं या ना लूं, सर तो आप कैसे गाइड करते हो आज किसी की को? डेट में देखो, मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ। जी ऑनलाइन का टाइम है। जी आपके पास आने से पहले वो गूगल बाबा जी से पूछते हैं कि भाई ये क्या कॉस्ट है, क्या कॉस्ट बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल ये सही। 100% किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, वो पहले अपना माइंड क्लियर करके आते हैं। लेकिन कई लोग ऐसा भी आते हैं जो क्लियर होते हैं, वो उन्होंने आपसे ही लेनी है क्योंकि वो फीडबैक लेके आए हैं। अब खाली दो तरह के कस्टमर होते हैं, जी एक कॉस्ट के लिए होते हैं, एक क्वालिटी के लिए होते हैं। जो कॉस्ट के लिए होते हैं वो सब जगह कंपेयर करते हैं, और कोई क्वालिटी के लिए। हमारे एक फील्ड में एक ना तीसरी चीज होती है टेक्नोलॉजी। ओके मेरे सामने मशीन है, मेरे सामने एक जॉब पड़ा है, लेकिन उसको डिजायर, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल नहीं होती। तो लोग इसलिए क्या करते हैं कि कॉम्पिटिटिव के पास जाते हैं और देखते हैं कि कौन क्या मतलब उसके बारे में सजेशन देता है, कैसे होगा, क्या होगा। जी तो उसमें एक्सपीरियंस काम आता है। एग्री। अब जैसे मेरे को 99 से मैं काम कर रहा हाँ हूँ, जी तो अप्रोक्स 26 ईयर्स हो गए चाहे मैंने जॉब करी इनिशियल पे, जी लेकिन 26 साल का एक्सपीरियंस तो हो गया। तो मुझे पता है कि इस काम को कैसे करना है और क्या कैपेसिटी लगनी चाहिए। अब कईयों को पता ही नहीं होता कि भी कैसे करें क्या। तो बेसिकली खाली कॉस्ट मशीन्स की नहीं होती या उसकी नहीं होती, वो डिपेंड करती है कि आपका एक्सपीरियंस है, वो भी काउंट करता है। कि आदमी आपसे जो बाय करेगा वो ये भी तो देखेगा, मुझे आफ्टर सेल करेगा, हाँ भाई इसको नॉलेज है। नॉलेज ही नहीं है तो क्या करेगा? ऐसे तो कोई कहीं से भी ले लेगा ऑनलाइन में, अगर खाली कॉस्ट के लिए जाना है तो। ये चीज है। गॉट इट। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बिलीव करते हैं कि एक एग्जैक्ट जो एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज उसकी हमें वैल्यू पता लगानी है। कोई इंसान को आपने बताया कि कोई इसकी एक चीज बेच रहा है 100 में, कोई 150 में, कोई 50 में, सेम चीज, उसकी एग्जैक्ट वर्थ आप कैसे पता लगा पाएंगे? देखिए कॉम्पिटिटिव टाइम है और जी। कोई भी आदमी पहले अपने माइंड से क्लियर करके तभी आपके पास आता है। और उसको सबसे अच्छा ट्राई करने का तरीका तो ऑनलाइन होता है। फर्स्ट तो आप ऑनलाइन आपसे सिर्फ प्राइस चेक कर सकते हो। दो चीजें दिख रही हैं, सेम है दिखने में, लेकिन एक्चुअल में उनमें कंपोनेंट अलग है, उनके अंदर जो डिस्क्रिप्शंस है वो अलग है। जी लुक वाइज सेम है बट अंदर जो चीजें हैं वो अलग है। एक तो मशीन के अंदर अलग है और दूसरा आप में भी अलग है। हम लोगों से अलग हैं। रीजन, हम लोगों के घर तक सर्विस देते हैं, हम उसकी ब्रेकडाउन को फील करते हैं कि भाई उसके यहाँ ब्रेकडाउन हुई, उसकी लाइन ही रुकनी चाहिए। उसके लिए हम अपना प्रयास करते हैं, अपनी टीम को करते हैं, पार्ट्स भेजते हैं, जो भी है फीडबैक देते हैं। तो अब लोग प्राइस को तो कर लेते हैं ऐसे खाली उस पर, लेकिन कोई जब फिजिकल आके मशीन को वेरीफाई करता है तो उसको क्लियर होता है कि कहाँ डिफरेंस है। मतलब आप पे अगर कोई मशीन लेने आएगा तो सर मेरे पास definitely कई कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास 200 मशीन हैं, सिंगल कस्टमर के पास 200 मशीन है। तो Okay. उनका ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने ठग लिया किसी को तो एक बार ठग लिया, ये तो नहीं कि रोज रोज कोई ना कोई आ रहा है। डिपेंड करता है कि हमने क्या सर्विसेज दी हैं उन्हें, क्या कंपोनेंट की मशीन्स दी हैं, उनका कितना ट्रस्ट है हमारे साथ। देखिए कुछ भी टूट जाए पर ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। और कभी आपने किसी को बोला है कि भाई तू ये बिजनेस नहीं कर सकता, कि क्यों मेरे पास आ रहे हैं मशीन्स लेने? किसी को आपने कोई ऐसी एडवाइस भी दी है कभी? नहीं, ऐसी एडवाइस नहीं दी। देखिए मैं बिलीव करता हूँ गॉड में, जी तो मैं तो ये रहता हूँ कि जो मेरे दर पे आ रहा है वो मेरे लिए भगवान है। और क्या हम बात है। अपनी कोशिश करते हैं कि उसका सेटिस्फेक्शन करें। असल मैं आपको एक बात मेरे को याद आ गई बतानी। जी एक कस्टमर था अलीगढ़ से, ओके और अलीगढ़ एक छोटा सा कस्बा हाँ है, जी। दिल्ली यूपी के अंदर पड़ता जी है। और वो ताला बनाते थे, लॉक ठीक है। बनाते थे। उसमें लॉक का जो ऊपर का जो होता है ना, गोल हाँ सा जी, हाँ होता जी, है, हाँ जी। वो गर्म करके वो मोड़ने के लिए उन्होंने मेरे से मशीन ली। बुजुर्ग से थे और छोटा कारखाना चलाते थे मतलब। अच्छा आप ये देखिए कि उनके पास सर्विस की अगर 2 बार या 3 बार रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने कॉस्ट नहीं पी की। नवीन भाई मैं आपको एक ताला भेजता हूँ, ऐसा अलीगढ़ का ताला किसी के पास है नहीं, लेकिन ठीक हम है। उसे खुशी से उसकी सर्विस भी करते थे और उसको अडॉप्ट भी करते थे कि भाई कोई बात नहीं, किसी की आशीष तो मिल रही है, किसी का घर चल रहा है, क्या दिक्कत है। तो और लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं जो, जैसे मैं अलीगढ़ वाले का बताया, ऐसे कई राजस्थान में भी हैं, वो लेके भी जाते हैं, फोन पे नहीं उठाते। बाद में कई ऐसे कस्टमर आए हमारे पास और जब प्रॉब्लम हुई 6 महीने साल के बाद तो उन्हें याद आया कि हाँ भाई ऐसे आपसे मशीन ली थी। उसे ये याद नहीं कि मैंने आपके कितने पैसे देने, उसे ये याद है कि मैंने आपसे तो मशीन ली थी। बेसिकली कहा जाए आप थोड़ा सा सोशल वर्कर का भी काम करते हैं।
इन द बिजनेस, और वो बहुत जरूरी है कि आपके मेंटल पीस के तो लिए भी। देखिए पैसा जो होता है ना जी किसी का भी पेड़ पे नहीं लगा हुआ, सही। इट इज ए हार्ड अर्नेस्ट मनी। हर आदमी बहुत हार्ड वर्किंग करता है और उसके पैसे जिसका बजट ही 10,000 रुपये है और वो आपको पे कर रहा है 10,000 रुपये, तो वो सोचो कि उसने कितनी हार्ड अर्नेस्ट मनी करी होगी, उसको आपको दिया है, पेमेंट दी है। तो आपको जो है हर एक आदमी को भगवान की तरह देख के और आपको बिल्कुल एकदम सेटिस्फैक्शन से काम करना है। खाली अपना लालच नहीं देखना, हमें लालच नहीं है, हमें लालच, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, प्राइस में भी कर लेते हैं जितना हम कर सकते हैं, जी क्रेडिट पे भी दे देते हैं। कई बार देखते हैं यार सामने वाला वाकई उसको जरूरत है और उसको अभी नहीं है, और बिलीव हो जाता है कि हाँ भाई ये रिफंड करेगा या पैसे दे देगा, तो दे देते हैं, कोई बात नहीं। got तो it. वो लेकिन डिपेंड करता है कस्टमर किस तरीके का, क्या चीज है। दिल से दिल मिले होते हैं, पता लग जाता है सब भाई, पता लग जाता है। पता लग जाता है कि इंसान, इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया कि आप जज बिल्कुल। कर सकते हो कि ये कस्टमर मेरे लिए आगे फ्यूचर में बेनिफिट देगा या मेरे को घाटा भी दे और सकता देखिए है। सर आपने आज उसको खुश कर दिया, आगे तो वो दे रहा है, ठेकेदार बैठा है ऊपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी किसी गवर्नमेंट फील्ड ने आपको कांटेक्ट करा है? हमने गवर्नमेंट ने सप्लाई करी है, ऑर्डिनेंस में सप्लाई की है। ऑर्डिनेंस के अंदर जैसे गन बनाने वाले की या HAL में हमने दी है। और यहीं से क्वेश्चन निकल कर आता है कि न्यूक्लियर एंड डिफेंस इंडस्ट्री में डिफेंस आपने में कंट्रीब्यूशन दिया है? डिफेंस में हमने दी है, जो तोपे बनती हैं, जो चाहे उसमें छोटा सा पार्ट हो, हमने अपने इक्विपमेंट्स दिए हैं। उसमें उनकी फोर्जिंग पार्ट्स के लिए हमने मशीनरी दी है उन्हें। गॉट इट। आज तो कभी आपको लगता नहीं कि लेट सपोज आप ऑब्वियसली वो मशीन्स अभी इंपोर्ट हो रही हैं आपके पास, लाइक यू हैव नॉलेज, आपको पता है कौन सी मशीन कैसे लेनी है, कब लेनी है, कितने प्राइस में लेनी है, क्वालिटी क्या है मशीन की, तो कभी आपने मेक इन इंडिया को फॉलो करने की कोशिश करी कि यार मैं लेने की जगह ना यार कभी खुद बनाए, कभी ऐसा कुछ आपके माइंड में? सर कोविड के टाइम पे हमने स्टार्ट किया था, ओके बट डिपेंड करता है कि एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है टोटली बाहर से आता है। जी आप कितना ही अपडेट करने का, लेकिन आप उसको नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उनको परचेज कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके। तो ठीक है, चाइना से करते हैं, ताइवान से करते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होती है और जो हमारे को चाहिए, जो डिजायर्ड कंपोनेंट चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा चाइना हर चीज क्यों मैन्युफैक्चर करता है? सर देखिए, ऐसा क्या reason मैं है? चाइना बहुत गया हूँ और चाइना से काम भी बहुत ज्यादा जी। करते हैं। बेसिकली क्या है, वहाँ वर्कमैनशिप है। ओके, लाइक थोड़ा हाँ, समझाइए। जैसे अपने यहाँ कल्चर है कि सुबह 8 बजे अगर फैक्ट्री स्टार्ट हुई है तो जी सभी को पता है काम 8:30 पे स्टार्ट होएगा या 9 o'clock स्टार्ट होएगा। पंचुअल है बहुत। नहीं, पंक्चुअल का तो देखा जाए, वर्कमैनशिप अच्छा। और उनको काम की भावना है, मतलब उनके लिए काम सब कुछ है। 8 बजे से 12 बजे का जैसे टाइम होता है उनका वर्किंग का सुबह, जी 12 से 1:30 का लंच टाइम होता है, 1:30 से 5:30 फिर जी। होता है, फिर 1.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटे का उनका लंच होता है बेसिकली। ठीक है। डिनर वहां पे शाम को होता है, तो शाम को 5:30 से 7 बजे डिनर टाइम होता है उनका। तो 1.5 घंटे का जो लंच होता है वो प्रॉपर लंच होता है और रेस्ट होता है उनके लिए। और सुबह 8 बजे ओनर नहीं आया फैक्ट्री में, तब भी वो अपने जो भी उसका काम है, जी। मशीन के ऊपर है, अकाउंट्स में है, एडमिन में है, वो अपने पे फुल स्पीड से काम करता हुआ नजर आएगा आपको। गॉट इट। मतलब वो वर्कमैनशिप उनकी बहुत परफेक्ट है, और जिसकी जो काम है, जो भी उसका डिजाइन है, मतलब उसको सपोज करो अकाउंट्स देखना है या उसको स्टोर देखना है या प्रोडक्शन देखनी, मतलब जिसका जो भी काम है 8 o'clock वो अपनी जगह पे नजर आएगा आपको। ऐसा नहीं है कि ओनर आएगा उसको बोलेगा ये करना, ये ऐसा नहीं है। चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। और 8 से 12 बजे तक वो जैसे रोबो होता है ना, ऐसे काम करते हुए नजर आएंगे आपको। ऐसा ना हमने बहुत सारी, मैंने मूवीज भी देखी हैं, आजकल वेब सीरीज में भी दिखाते हैं, जो उनका वर्क कल्चर है ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी होता जा रहा है दिन बर दिन। जी। सो कहीं लगता नहीं कि इनके ह्यूमन नेचर पे भी इम्पैक्ट आता है? अगर वो इतना वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी जो आने वाली जनरेशन है उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। डिपेंड, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे 8 से 12 उसने काम किया जी और 12 से 1:30 उसका लंच टाइम है। जी। सपोज करो 15 मिनट में लंच कर लिया, उसके बाद वो नैप लेते हैं, रेस्ट करते हैं, पावर नैप। पावर नैप लेते हैं, वो Okay. वहीं सो जाएगा। अगर आप वहां पे एज ए क्लाइंट हो, आपका जैसे कस्टमर गए हो जी और आपको उनसे मशीनरी परचेज भी करनी है, बट वो 15 मिनट, जो वर्कर की बात कर रहा हूं मैं, वो 15 मिनट अपना लंच लेके वहीं नैप करेगा। एनर्जी गेन करने के तरीके हैं और फिर जैसे शाम को 5:30 से 7 बजे का लंच हुआ, 7 बजे के बाद फुल स्पीड से लग जाएगा। मैंने वहां देखा है लोग 4-4 दिन कंटिन्यू काम करते हैं नैप ले लेके। माय गॉड,
आई डोंट थिंक ये, लेकिन वहां पे रिलैक्स बताता हूँ कैसे करते हैं। वो बताइए। हाँ जी। वहां पे डिनर का कल्चर बड़ा अच्छा है। अच्छा। जैसे सपोज करो मैं क्लाइंट हूँ, मैं गया जी। उनके पास, तो वो बॉस जो है वो सारे स्टाफ को लेके चलेगा साथ में, ओके। डिनर पे लेके जाएगा। राउंड टेबल्स होती हैं ओके। और फूड रोटेट करके सामने आ जाता है, तो वो इतना खाना ऑर्डर कर देंगे और वो बैठ के वहीं गप्पे मारेंगे, वहीं आपसे सारी बात करेंगे, रिलैक्स होते हैं पूरे पूरे। और हर फैक्ट्री में गेमिंग टाइम होता है, खेलते हैं शाम को जी। तो रिलैक्स करने के तरीके हैं। गॉट, मतलब वो कंफर्ट में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं अगर वहां के कोई भी बिजनेस ओनर्स हैं, बिल्कुल एम्प्लॉयज को भी सेटिस्फाई कर रखते हैं, राइट। देखिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। ओके। एम्प्लॉयर उसको एम्प्लॉय मतलब दे रहा है, सैलरी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और एम्प्लॉय जो है वो रिजल्ट देता है। लेकिन देखा जाए इंडिया में जो कल्चर आजकल आया है, आई गेस जब से शार्क टैंक इंडिया आया ना, मेनी पीपल हैव स्टार्टेड देयर ओन वर्क, अपने बिजनेस खोल रहे हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो। आपकी फील्ड के बारे में जैसे आपने बताया, लेकिन देयर आर मल्टीपल इंडस्ट्रियल फील्ड्स एज वेल। देखिए जनरल इंडस्ट्री में तो क्या होता है, कोई भी एंटर कर सकता है, लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी बीच में आ जाती है जी, तो फिर जब तक आपको नॉलेज नहीं, आप नहीं कर सकते उसको। तो टेक्नोलॉजी पे बात आते हैं इस बार। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, इसका बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर, और एक साइंटिफिकली बहुत अपग्रेड हो चुकी चीज है। आपको लगता है कि ये चीजें आपकी इंडस्ट्री में अगर आ जाए तो इसको ये क्वेश्चन ना मेरे से लास्ट पॉडकास्ट में भी आया था, लास्ट टू लास्ट। ठीक है, मैंने रिप्लाई किया था, एआई सब कुछ नहीं कर सकता। ओके, एआई सेफ है, आपका बिजनेस सेफ है, 100% सेफ है। ठीक है। देखिए आपका जो माइंड है उसको कोई पढ़ नहीं सकता जी, और आपने उसके हिसाब से लॉजिक बनाने हैं। आपके लॉजिक एआई को नहीं पता लगेगा क्या लॉजिक बनाया है आपने, क्योंकि ये जनरल नहीं है, टेक्नोलॉजी है। एग्री। सो अभी आपने स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी बात करी कुछ देर पहले, तो आप बिजनेस एंड स्पिरिचुअलिटी को एक साथ कैसे लेकर चलते हैं? सर देखिए, कुछ हैक्स बताओ मेरे को इस चीज का। सर देखिए, सिंपल सा फंडा है जी, कि काम जो है आप पूरी ईमानदारी से करें, किसी का दिल मत दुखाएं। कोई आपके पास आया तो भगवान आया है, उसको पूरा पूरा अर्चना कीजिए। अर्चना मतलब उसको कैटर कीजिए, उसकी जो मशीन चाहिए उसको सूटेबल सजेस्ट करो, प्राइसिंग उसकी परफेक्ट दो, किसी को एथिकली गलत मत करो, मतलब उसकी जेब ना काटो, ठीक है, उसको परफेक्ट चीजें दो और जो उसके लिए सूटेबल है वो चीज दो। और देखिए भगवान सब जगह हर कण में है। मेरा तो भगवान में बहुत बहुत ज्यादा विश्वास है। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था लास्ट 2 ईयर बैक, और मैं डीप कोमा में चला गया था लंबे टाइम के लिए। तो मेरा तो रीबर्थ है। तो रीबर्थ होने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि मैं आज सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसकी कृपा है। उसकी कृपा के आगे नतमस्तक है और उसकी कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो पता नहीं उसकी क्या कृपा है। एक ऐसी कोई एडवाइस दो यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो आज की डेट में अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनकी क्या सोच उनको रखनी चाहिए और क्या उनका माइंडसेट होना चाहिए? सर देखिए, माइंडसेट होना चाहिए, ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मुझे इससे पैसे कमाने। पहला तो यही होना चाहिए भाई, सिर्फ मनी को लेके आप कर रहे हैं तो गलत है। आपने उसमें फेम बनाना है जी, आपने उसकी जो कहते हैं ना माहिर, ये माहिर है अपने फील्ड में, ऐसे आपको अपने फील्ड के अंदर पूरा वो दिखाना है। पूरे फील्ड के अंदर आपको अपना मतलब पूरा वो दिखाना है, पूरा कंट्रीब्यूट करना है, आपको अपने उसमें पहचान बनानी है, नेम देना है, फेम देना है। आज जैसे कोई पूछे तो सबको पता है नवीन क्या कर रहा है, इंडक्शन मशीन में काम कर रहा है भाई, और लोगों को ट्रस्ट है जी। चाहे मेरे को 25-26 साल हो गए काम करते हुए, 99 से मैं इसी फील्ड के अंदर हूँ, तो वो ट्रस्ट बनाना है बेसिकली आपने। पैसे तो आप कमा लोगे, वो किसी दिन किसी काम भी नहीं आएंगे, आप ये भी गारंटी है, किसी दिन कोई काम भी नहीं आएंगे, लेकिन जो आपका बना हुआ ट्रस्ट है ये आपके काम आएगा। जो पीपल्स आपके साथ जुड़े हुए हैं वो काम आएंगे। पब्लिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। और दूसरी चीज क्या है कि जो भी आप अर्न कर रहे हैं जी, किसी भी बिजनेस कर रहे हैं, XYZ कहीं से भी ले रहे हैं, आपकी अगर अर्निंग है तो कुछ पार्ट आप सोशल के लिए भी लगाइए। आप 100 रुपए कमाते हैं, 10 रुपए लगाइए यार, सोशल में लगाओ तो सही। वो ये यूनिवर्स है कि जो आप बोगे वो वापस आएगा, मतलब जो आपने पे किया और जो कुदरत है वो आपको वापस देगी। वही कहते हैं ना कि अगर आप कमा रहे हो, लेट सपोज 100 रुपए कमा रहे हो, 10 रुपए अपनी कमाई का देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए। किसी भी रूप में दो, जहां आपका मन करता है वहां पे तो देना चाहिए। आप एक चीज बताओ कि आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, लोग प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज बिल्ड कर रहे हैं एंड उनकी जो एथिकल प्राइसिंग बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा ही कम हो गया है।
वो कैसे आप मेंटेन करते हो, क्योंकि प्रॉफिट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। देखिए सर, देखिए मैंने आपको बताया, एक तो कंपोनेंट प्राइस हो गया, मशीनरी का प्राइस हो जी। गया, फिर आफ्टर सेल एक सेल प्राइस हो गया, एक आफ्टर सेल हो गया। ओके। मतलब सेल की भी वो कॉस्ट है। आप किसी के पास 5 बार गए मिलने के लिए, 4 बार गए, किसी को जी। सिंगल टाइम में मिलने गए, कहीं आपके पास आए, तो कॉस्ट तो कुछ ना कुछ है आपके पर हेड तो है ही है। वो कॉस्ट है, आफ्टर सेल की कॉस्ट है। ठीक तो है। वो आपको कंसीडर करके फिर भी ये आपको रिजनेबल अमाउंट जो है वो चार्ज करना चाहिए। ओके। अदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 रुपए की चीज है और आपने 500 रुपए की सेल कर दी। लोगों का माइंडसेट ये बन चुका है कि बस पैसा कमाना है। दूसरी चीज मैं एक और भी जानता हूँ कि आज सपोज करो मैं काम कर रहा हूँ, जी। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं वो शॉर्टकट में घुस गए हैं। एग्री। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि बहुत से लोग खाली अपना स्टॉक मार्केट देखते हैं या शॉर्टकट देखते हैं, यार कैसे इतना बड़ा बन जाऊं। लेकिन स्ट्रगल होता है, इतना इजी नहीं है। जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप ही चीजें होती हैं। अगर मुझे बुर्ज खलीफा पे चढ़ना है तो मुझे लिफ्ट लेके धीरे धीरे ही ऊपर जाना पड़ेगा। एग्री, टोटली एग्री। ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई जंप लगा के सीधा 126 फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा। पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल। अभी आपने बात करी ट्रेडिंग की, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो पहले उसको क्या देखना चाहिए? सर, स्टॉक ट्रेडिंग आदमी करते हैं, बहुत लोग करते हैं, मुझे नहीं पता ये ठीक है या गलत है। एज ए इन्वेस्टमेंट ठीक है, लोगों के पास अगर 100 रुपीज है और 10 रुपीज की उसने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कर सकता है। बट आज की डेट में ट्रेंडिंग क्या है, 100 रुपीज है और उसने 1000 की उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। मतलब उसके ऊपर खाली जो प्लस माइनस होते हैं, जो कम या ज्यादा होता है, फिर वो बाद में परिवार जो है बर्बाद होते हैं, बिल्कुल कुछ खत्म हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं। आपने कभी इन्वेस्टमेंट करी है? इन्वेस्टमेंट करिए इन्वेस्टमेंट तो करिए। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, एनीथिंग? सर, इन्वेस्टमेंट करी है, ट्रेडिंग नहीं करी, गैम्बल नहीं की। गैम्बलिंग नहीं करी, ठीक है। मतलब मेरे पास 100 रुपए हैं तो 5 रुपए 10 रुपए लगाए हैं। 100 रुपए हैं तो मैंने 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए कभी नहीं लगाए। इन्वेस्टमेंट तो वही होगी, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और देखिए, आपको लाइफ में लॉन्ग टर्म पे चलना पड़ता है जी। इमीडिएट कुछ चीज रिजल्ट नहीं देती। मैं 99 से जॉब करी, 1500 रुपए मैंने जॉब करी, 1500 रुपए 3000 रुपए मैंने जॉब छोड़ी 2005 में, और आज जहां भी मैं पहुंचा हूं, तो क्या मैं उस दिन पहुंच सकता था 99 में या सन 2000 में पहुंच सकता? नहीं पहुंच सकता था। हर चीज के लिए आपको एक पेशेंस रखना पड़ता है, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। सो सर, व्हाट्स योर थॉट कि एक इंसान अगर जॉब कर रहा है और एक इंसान बिजनेस करना चाह रहा है, सेम इंसान, सो किस चीज को आप प्रायोरिटी दोगे कि बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, और किस में ज्यादा ग्रोथ है? सर देखिए, ग्रोथ एक हर एक आदमी की विश होती है कि मुझे ग्रोथ मिले जी। लेकिन मैं तो ये माना, जो बिजनेस कर रहा है चाहे जॉब कर रहा है, जो भी काम करे शिद्दत से करे, ईमानदारी से करे, और अपने काम से कभी भी धोखेबाजी ना करे। अगर वो अपने काम, देखिए जॉब कर रहा है, आपने 5 घड़ी में देखे 5 o'clock हो गया, चलो भाई मेरा छुट्टी का टाइम हो गया, और आपने काम के अकॉर्डिंग का, अब जॉब भी अगर करी, काम के अकॉर्डिंग करी, मेहनत करी, शिद्दत से करी, आपको उसमें भी सक्सेस मिलेगा। आप चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे काम कर रहे हैं, जो भी काम करें ईमानदारी से करें, शिद्दत से करें। सो सर, ऐसा क्या होता है आज की डेट में कि एम्प्लॉयर इज नॉट दैट मच गुड, राइट? एक इंसान घिसे जा रहा है, उस केस में वो क्या करे, क्या एडवाइस दोगे? वो डिपेंड होती है, वो डिपेंड करता है। देखिए, ऐसा 100 में से 1 या 2 लोग होते हैं, बाकी लोग सबके पेन को संभलते हैं। क्योंकि हम लोग भी, देखिए मैं ग्राउंड से आया हूँ, राइट? मैं ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट डे ही मैं अपना एक एंटरप्रेन्योर बन गया, मैं भी ग्राउंड से आया हूँ। आपने भी जॉब, मैंने 1500 रुपए की जॉब छोड़ी, 3000 रुपए की जॉब छोड़ी 2005 में, तो मुझे भी पता है किस तरह का काम किया। लेकिन हमने वो जो हार्ड वर्किंग करी, आज वो पे, गवर्नमेंट जो हमारी ये यूनिवर्स है वो मुझे पे बैक कर रही है। तो आपने जो बोया वो आपको वापस मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, मिलेगा पक्का, 100% मिलेगा। वो ठेकेदार बैठा है तो उसने आपको देना है। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात। और आप ये बताइए, जैसे कि अभी हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय से रिलेशन आपको अच्छे बनाने होते हैं, वर्कर से कैसे बनाते हैं? देखिए, आप कहीं काम कर रहे हैं जी, किसी भी आपने काम किया, एसोसिएशन में काम किया, वर्कर में किया, एम्प्लॉय में किया, कहीं भी किया जी, आपको ऐसे फ्रेंडली बनना चाहिए, आपको फ्रेंडली रहना चाहिए, उनके सुख दुख को भी जानना चाहिए। जैसे मेरे पास आज 6-7 लोग काम करते हैं, तो मैं उनके सुख दुख को भी जानता हूँ, उन्हें हेल्प भी करता हूँ जो मेरे से हो पाती है, उनकी बातों को जान, उनकी प्रॉब्लम्स को। देखिए, मैं भी फील्ड से आया, मुझे भी पता है क्या क्या होता है, लेकिन मैं अगर समझूंगा नहीं आज तो वो गलत होगा। तो मुझे उनको समझना और उन्हें मुझे समझना है, ये तो गिव एंड टेक है। एग्री। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि टाइम के साथ, अभी आपने कहा कि बदलाव, चेंज इज गुड, राइट? परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, राइट। ये
बिल्कुल सही बात है, और टाइम के साथ चीजें भी ऑटोमेटेड होने लगेंगी। माइट भी हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कह रहे हो दबाव आ रहा है, चीजें लेकिन ऑटोमेटेड हो रही हैं। सर हो रही तो है आप परफेक्ट। मैं आपको छोटी सी बात रिलेशन कैसे अब better- जैसे मेरे फोन में ना एआई है जी इंग्लिश टू, जैसे कई बार मेरे को चाइना में बात करनी पड़ती है, कई बार किसी कंट्री में, तो लैंग्वेजेस हैं ऑटोमेटिक चेंज हो जाती हैं। मैं चेंज कर रहा हूँ 100 में से 80% जो है वो राइट मतलब ट्रांसलेशन होती है, करेक्ट 100% ट्रांसलेशन राइट नहीं होती है। एग्री, ये सबके साथ होता ये है, रियलिटी है, जो ज्यादा यूज कर रहा है ना जो उसको पता है ये पता चीज। है। तो देखिए जहाँ जिसकी इम्पोर्टेंस है वो है। मैं चाइना गया जब 2005 नहीं 6 में गया था मैं। जी 2006 में गया, मुझे खाने की बहुत तकलीफ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। मुझे वहाँ देखा जाए तो हर जगह नॉनवेज होता था। नॉनवेज Right. भी हमारे जैसा नहीं, डिफरेंट होता है। कीड़े Okay. मकोड़े केकड़े सांप बिच्छू सब खाते एग्री हैं वो एग्री, लोग, हाँ जी उनका कल्चर है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं प्योर वेज हूँ, मैं वहाँ भी खाना मतलब पसंद नहीं करता जहाँ पे नॉनवेज बन रहा होता है। जी तो मैं बहुत भूखा रहा, फिर मैंने चाइनीज लैंग्वेज सीखी, और सीखी इसलिए कि मुझे सिर्फ खाना मांगना है कि भाई मुझे वेजिटेरियन चाहिए, ये चाहिए, उसके लिए मैंने सीखी लैंग्वेज। लेकिन सामने वाले जो भी मतलब थे उन्होंने फ्रूट्स दिए जो भी अवेलेबल करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि एआई उस समय नहीं था, उस वक्त ट्रांसलेशन भी नहीं थी, सब कुछ बाद में हुआ। अच्छा आपको पता है चाइना में गूगल भी नहीं चलता है, उनकी अपनी खुद का Google व्हाट्सअप बनाया नहीं चलता उन्होंने। है आपका, अपना खुद का उनका मैसेंजर अपना- वीचैट, अपना जो वीचैट उन्होंने चलता बनाया हुआ है या विशिन चल, जो भी चीजें हैं उनकी अपनी बिल्कुल सही। बनाई हुई हैं, वो चलती हैं। तो हर चीज आपको हर जगह नहीं आती, आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैंने लैंग्वेज सीखी, मैंने चाइनीज लैंग्वेज सीखी, फिर मैंने धीरे धीरे, तो कहने का मतलब ये है कि एआई नहीं कर सकता आपकी, देखिए एआई आपके दिल को नहीं पढ़ सकता, परफेक्ट सर, बहुत सही, एग्री एआई आपके माइंड को नहीं पढ़ सकता। जी। एआई, अच्छा कई लोग कहते हैं कि आजकल हम जो सोच रहे होते हैं ना वो गूगल पे आ जाता है। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि हम दे यार अभी सोच ही रहा था कि गूगल पे होता क्या, आपने वो वर्ड्स कहीं ना कहीं टाइप किए हैं और सब कुछ इंटरलिंक्ड है। फेसबुक, इंस्टा, गूगल सब इंटरलिंक्ड है, मेटा है। आपने कहीं भी कुछ एक बार गलती से भी करा ना वो हर जगह रोटेट होएगा और आपको लगेगा यार मैं तो सोच रहा था ये आ गया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हम कुछ भी सर्च करते हैं उससे पहले ही हमारा फोन हमें बताया था कि आप इसके बारे में बात कर रहे थे। डोंट यू थिंक कि फोन भी कहीं ना कहीं हमारी बातें सुन रहा है, हमारी बिजनेस से रिलेटेड या हमारे प्लान से रिलेटेड? तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं फ्यूचर में हार्मफुल है। बिल्कुल हार्मफुल। देखिए कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अगर तेज हो जाए तो नुकसान करती है। आप 80 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हो जी, कंफर्टेबल चलाते हो, लेकिन कभी मजा लेने के लिए आपने उसको 120 150 तक लेके गए कार को, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगी, आपसे कंट्रोल नहीं होएगी। स्पीड मीटर से 200 ऐसे तक ही का होता है। ऐसे ही एआई भी सेम है। मैं सर जब शुरू में हमने सीखी थी ड्राइविंग, मेरे पास होंडा सिटी ऑटोमेटिक होती थी, बड़ा शौक होता था कि ये 200 को टच करे, ये रियलिटी है। लेकिन जैसे जैसे हमारे को मैच्योरिटी आई, सब कुछ आई, तो पता लग गया भाई नहीं ये गलत है। तो वो जरूरी होता है, और टेक्नोलॉजी नुकसान करती है, फायदा भी करती है नुकसान भी करती है। लिमिट से क्रॉस हो जाए तो नुकसान करती है। हमें हर एक आदमी को लिमिट का पता होना चाहिए, भी तेरी लिमिट ये है। सर आप ड्राइव करते हो सपोज करो 80 पे जी, और आप उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हो अच्छी तरीके से। अगर मैं चला रहा हूँ 120 पे और मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो आपको कॉपी नहीं करना है, आपको अपनी कंट्रोलिंग पावर देखनी है, आपने अपने व्हीकल की कंट्रोलिंग पावर देखनी है। सबका अपना अपना कैलिबर होता है, उसके हिसाब से काम करो। राइट। और अभी हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा इंडिया एंड चाइना की मैन्युफैक्चरिंग, आप वहीं से आप इंपोर्ट कराते हैं? वहीं से इंपोर्ट करते हैं, और जो जो चेंजेस होते हैं यहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहीं पे करवा लेते हैं। तो मेरे को ये बताइए कि इंडिया का अगर मैं कंपैरिजन करूं चाइना से, तो इंडिया कितना आगे है चाइना से, या चाइना कितना आगे है इंडिया से? सर देखिए धीरे धीरे सोच ना बदलती जा रही है। आगे और पीछे को तो छोड़ दो, कौन क्या है, वो आगे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेक्नोलॉजी आगे है और वर्क कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है उनका, लेकिन हमें कॉपी नहीं करना है, हमें अपने आप को सुधारना है, अपनी वर्कमैनशिप सुधारनी है, अपनी थिंकिंग को सुधारना है, कैसे काम करना है उसको सुधारना है। तो कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करना, और अपने चीज के अंदर एक्सपर्टाइज करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ये चीज है। आपने कभी लाइफ में कोई ऐसी गलती करी हो जो आप बताना चाहो ऑडियंस को अपने बिजनेस में, जो किसी भी एक बिजनेसमैन को नहीं करनी चाहिए? सर ऐसा होता है कि जब काम शुरू किया तो बड़ा क्रेज होता था कि कोई भी आया तो उसके साथ खुल के सारी बातें करो, सब कुछ करो, लेकिन वो नुकसान करती थी कई बार।
जैसे इनिशियल पे एक हमने चेन्नई के किसी कस्टमर के साथ कुछ काम किया और बहुत मोटा उससे हमने मतलब रिस्क लिया और वो हमारे को नुकसान करा। हमने कोई इक्विपमेंट दिया, उसकी बर्निंग तक की जाए, मतलब जो नहीं सोचना चाहिए था वो सोचा कि चलो बर्न हो जाएगी, वो बर्न ही होगी 2 महीने बाद जल गई और वो 8 लाख रुपए मुझे अपनी जेब से पे करने पड़े। तो वो गलतियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे आदमी सीखता है और फिर उसके बाद मैच्योर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि किसी से खुलो मत, बिजनेस में हर किसी के साथ मत आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो सारे ओपन नहीं करने चाहिए आपको। ठीक है, देखिए आपने अच्छा देना है, क्लियर माइंड से देना है कि ये जो आया है मैंने इसको सेटिस्फाई करना है, सब कुछ करना है। लेकिन उसके लिए अगर कोई एक आधी चीज हल्की है, हल्की इन द सेंस मतलब आपकी कहीं कमजोरी है जी। तो वो नहीं बतानी है। और कई चीजें देखिए कंपोनेंट है, आप भी डिपेंडेंट हो, आप कंपोनेंट मैन्युफैक्चर नहीं हो, आप मशीन मैन्युफैक्चर हो, आपने मशीन सप्लाई करी है। लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी होती है वहाँ प्लस और माइनस हो जाते हैं कई बार, और आप हर चीज को गारंटी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं है। एग्री। कल रात को मेरा फोन था, मैंने चार्जिंग पे जस्ट लगाया और मेरे हाथ से छूट गया और नीचे गिरते के साथ ही स्क्रीन क्रैश हो गई। तो मेरे हाथ में तो नहीं है, अब वो शॉपकीपर उसकी गारंटी क्यों देगा? तो कहने का मतलब हर चीज आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ उतना ही कमिट करिए जो आपके हाथ में है। गॉट इट। और देखिए कोई भी आप काम कर रहे हैं, 2 चीजें होती हैं, एक तो प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है। एग्री। आपको ना प्रॉफिट तो हर एक आदमी कंसीडर करता है, मैं लॉस को कंसीडर करता हूँ कि इसमें क्या लॉस हो सकता है और लॉस का लोएस्ट क्या हो सकता है। सपोज करो मैंने आपको 1 लाख रुपए का कोई इक्विपमेंट दिया, तो पॉजिटिव तो हर एक आदमी सोचेगा मुझे 10% बचेगा, 5% बचेगा, 20%, हर एक का अपना है जो भी कुछ बचता है प्रॉफिट। लेकिन लॉस क्या हो सकता है, लॉस मैक्सिमम क्या होगा? तो मैं ना मैक्सिमम लॉस की साइड जाता हूँ जब भी मैं बिजनेस करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, इवन घर पे भी कोई काम करता हूँ, तो उसका मैक्सिमम लॉस साइड क्या है, क्या नुकसान हो सकता है। यार ये नुकसान, मैंने इसे 10 लाख लिए हैं, मैक्सिमम क्या होगा यार, मुझे 10 लाख का नुकसान होगा। तो लेकिन मैक्सिमम साइड पे थिंक करके उस पे काम करो अगर कर सकते हो तो। देखो ये इस चीज का ये मतलब भी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोच नहीं है कि हम पहले ही लॉस सोच रहे हैं। नहीं, से पहले आपने प्रॉफिट सोचना है, लेकिन नुकसान को सहने की शक्ति भी होनी चाहिए आपके पास। सपोज करो मैंने आज कुछ नहीं तो 5-1 हजार इक्विपमेंट छोटे बड़े सेल किए होंगे अपने लाइफ टाइम में। 5,000 इक्विपमेंट में चलो आपने 5 साल 10 साल हो तो भूल जाओ, जो रिसेंट में 1 साल में आपने जो भी सेल अप किया, आपका मैक्सिमम आप उसको फीडबैक करने लायक तो होने चाहिए एटलीस्ट। कई लोग सिर्फ भेज देते हैं लेकिन उनके पास कुछ फीडबैक नहीं होती। फीडबैक नहीं होगी तो आप काम कैसे करोगे? एग्री। भाई मेरे पास स्टॉक में 100 मशीन है और मैंने किसी को 5 इक्विपमेंट दिए या 2 इक्विपमेंट दिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ होगी और उसकी लाइन उसके ऊपर, उसने मेरे को पेमेंट भी दी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं भैया उसकी रिप्लेस भी तो कर सकता हूँ, मेरे पास फीडबैक होगी तो। अगर फीडबैक नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा? हाथ जोड़ूंगा ना। बिल्कुल। तो आपका मैक्सिमम साइड पे क्या लॉस है? वही 2 इक्विपमेंट की कॉस्ट और वो आपने उसकी लाइन चलाई, तो वो आपको बढ़िया रहेगा। अब तो अगर मैं चाइना से ही रिलेटेड बात करना चाहूंगा कि देयर इज 2 वेबसाइट्स, एक इंडिया मार्ट है जो इंडिया की है और एक वेबसाइट है अलीबाबा। यहां से डायरेक्टली हम लोग कांटेक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया में जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जो चाइना में कर रहे हैं। सो इन ऐप्स में कितना ट्रस्ट करना चाहिए, हमें जाकर डीलिंग करनी चाहिए, बट डू यू प्रेफर? ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग की नई वेबसाइट, नए पोर्टल्स बन गए हैं जी। एक्चुअल में अलीबाबा या मेड इन चाइना ये जनरल है। यहाँ के जो लोग बायर को वहां से मतलब परचेज करने के लिए सर्च करते हैं, क्योंकि हमें वही पता है वहाँ की जो लोकल सर्च इंजन, दैट इज नॉट इंडिया, ये अलीबाबा और मेड इन चाइना, उनकी है बाइडू। ओके। वो बी को पी पढ़ते हैं, पैटू बोलते हैं, पैटू। ओके। तो BAIDU baidu.com वहाँ की लोकल सर्च इंजन है, वहाँ आपको रियल सप्लायर मिलेंगे। तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ के लोग भी डायरेक्टली लोग कर सकते हैं, और वो कोई भी कर सकते हो, जैसे नेट है सब सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो अलीबाबा और मेड इन चाइना उसमें ट्रेडर्स बहुत सारे हैं, आप नहीं जज कर सकते कौन मैन्युफैक्चरर है कौन ट्रेडर है, दिक्कत होती है। और चाइनीज लैंग्वेज इतनी इजी नहीं है। एग्री। आप प्रेफर करेंगे वैसे आज की डेट में जो लोग मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करें, ये वेबसाइट्स को प्रेफर करेंगे, आपने बाइडू को प्रेफर सर देखिए जो जनरल होता है और जो दिखता है ना वो बिकता है। अलीबाबा और मेड इन चाइना हर एक आदमी को दिखता है, बाइडू उनका लोकल है वो दिखता नहीं है। वीशिन मतलब वीचैट, उनका लोकल, वीचैट को वीशिन बोलते हैं, वो लोग वीशिन, वो बोलते हैं वीशिन माँ, व्हाट्सएप नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे वीशिन माँ, मतलब आपके पास वीशिन वीचैट है,
और आपने वीचैट में अगर दिखाया तो वो समझ जाएगा। तो कहने का मतलब उनकी जो लोकल प्रेफरेंस रहती है लोकल चीज़ों में रहती है। अलीबाबा मेड इन चाइना ये इंटरनेशनल वेबसाइट वेब पोर्टल है, ट्रेडर्स है बेसिकली, इन्होंने उसमें आपको कुछ भी जज नहीं होगा क्या है क्या नहीं, आप प्राइस का आइडिया ले सकते हो बस। तो इंडिया के जो डीलर्स हैं और वहां के डीलर्स में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? सर देखिए, मैं तो कभी डीलर्स या ट्रेडर्स के पास काम नहीं किया, हमने तो मैन्युफैक्चर से काम किया जी। और मैंने तो अपनी कंपनी भी एक जनरेट करी थी, कोविड के टाइम बंद करनी पड़ी। ओके। जिसमें हम मेडिकल ऑटोमेशन का कुछ काम करते थे। ओके जी। गॉट इट। तो कोविड ने आपके बिजनेस को कितना हिट करा बेसिकली? कुछ भी हिट नहीं किया, और डिपेंड, देखिए फिर वही बात आती है कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। एग्री। कोविड में हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने पेमेंट करी नहीं करी, मटेरियल आता रहा, काम चलता रहा, कोई नुकसान नहीं हुआ। बल्कि सपोर्ट, जैसे ऑक्सीजन जनरेटर थे उन्होंने वो भेजे हमारे को हेल्प के लिए, तो उस समय जो रिक्वायरमेंट्स थी उन्होंने करी। सो बेसिकली बहुत अच्छे से आपने अपने बिजनेस को समझाया, बिजनेस की मॉडल। देखिए मैं जैसे इंडक्शन हीटिंग मशीन में हम डील करते हैं, मैं नहीं कई लोग करते हैं जी, लेकिन उस मशीन की एप्लीकेशंस क्या है ये सबके पास है। कोई भी आदमी ट्रेडिंग कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, बेच सकता है, उसकी फीडबैक नहीं कर सकता, उसको टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस नहीं है, भाई क्या चीज़ कहाँ शूट होती है, क्या इसके लिए शूटेबिलिटी है, कितना प्राइस होना चाहिए, ये किसी को नहीं पता। अच्छा, ये सबको पता भी होगा तो लोग क्या करते हैं, आज आपसे कोई मटेरियल परचेज कर रहे हैं, आपने सपोज करो एक्स मटेरियल 100 रुपये में मुझे दिया, लेकिन ज्यादातर लोगों की टेंडेंसी रहती है वो ऑनलाइन चेक करें, यार वो 90 का दे रहा है, वो 80 का दे रहा है, वो 70 का दे रहा है, प्राइस वॉर में रहता है जी। लेकिन हम लोग प्राइस में तो रहे, बट हमने सप्लायर नहीं चेंज किए अपने, हमने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा और अपडेट किया, वो इंपॉर्टेंट। तो एक चीज मैं समझना चाहूंगा, सारी चीजें आपने समझा दी, बिजनेस की टैक्टिक्स आपने बता दी, आपके बिजनेस में क्या क्या होता है वो बता दिया, लेकिन आप ये बताओ कि आपके बिजनेस की जो कैटेगरीज हैं, कि आपका जो काम है मेटल का, वो कहाँ कहाँ सप्लाई होता है। लाइक अभी हमने बात करी कि डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, वो कहाँ कहाँ आप सप्लाई करते हैं? देखिए, ये मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, इसमें ऑटोमोबाइल भी आ जाता है जी, एयर कंडीशन भी आ जाता है, इसमें आपका मेडिकल इंडस्ट्री भी आ जाती है, हैंड टूल इंडस्ट्री भी आ जाती है। बेसिकली क्या है कि लोहा वही है, उसको गर्म करके डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज होती है। okay. उसके लिए तीन चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, तीन नहीं होती, दो होती हैं। एक कैपेसिटी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम लोग 300 किलोवाट तक इक्विपमेंट डील करते हैं और हम लोग अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी में डील करते हैं। तो हमारे पास सब तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, 3 किलोवाट टू 300 किलोवाट, लो फ्रीक्वेंसी, हाई, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी। ये हमारा इंडस्ट्रियल, आप ऑटोमोबाइल में भी कर सकते हैं, मेडिकल में भी कर सकते हैं, हैंड टूल इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, जहां भी लोहे को गर्म करना है किसी भी तरीके, किसी भी शेप में। रेलवे भी है, रेलवे में भी दी है हमने, इनडायरेक्ट दी है, तो रेलवे में दी है, कॉलेजेस में दी है जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनमें हम लोग अपनी सप्लाई देते हैं। मतलब बेसिकली आपका सोर्स बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। देखिए, काम करने की कोई लिमिट नहीं है, काम आप कहीं भी कर सकते हैं। एक बार अप्रोक्स 10 साल पहले एक आदमी आया, कहता है रबड़ को ऐसे ना गर्म करके उसको फैलाना है जी, जबकि इंडक्शन से रबड़ गर्म भी नहीं होती है, मतलब आप मैं हाथ से टच करूंगा तो मेरे हाथ को कुछ भी नहीं होगा। तो हमने उसको सॉल्यूशन दिया कि इस रबड़, जो ये एयर कंडीशन की पाइपलाइंस होती है ना, इसकी जो केसिंग होती है रबड़ की, वो बनानी थी। तो हमने उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ किया और वो कर दिया काम। रबड़ वैसे गर्म नहीं होती। तो कहने वाला टेक्नोलॉजी का ये फर्क होता है कि हमें क्या चीज़ें, एक्सपर्टीज धीरे धीरे आती है लेकिन मैच्योरिटी भी आती है और आपको पता भी लगता है क्या चीज़। कई आज के दिन में 25 साल हो गए, अभी भी नई चीजें आ जाती हैं। वही मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि अभी भी कितनी लर्निंग की जरूरत है इस बिजनेस में? सर, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, जब तक आप काम करोगे आपको कुछ ना कुछ सीखना ही है। एंड वन मोर थिंग, आपको लगता है कि जनरेशन बाय जनरेशन आप रिकमेंड करेंगे अपने आने वाली पीढ़ी को कि आप ये करो बिजनेस? नहीं, देखिए, किसी के ऊपर कुछ थोपना बेकार है। एग्री। उनका अपनी भी फ्रीडम है और उनकी अपनी एक्सपर्टीज है। मेरा एक शुरू से उसमें बना, मैंने वही काम किया, वही सब चीजें आगे बढ़ाई। लेकिन मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो उसका जो एक्सपर्टीज है, जो उसका माइंड करता है, उसको उसमें करना चाहिए। मैं उसको कभी इंसिस्ट नहीं करूंगा कि सेम बिजनेस में आए। वो डिपेंड करता है उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, तो वो सारी चीज। सो आई होप आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू बिजनेस, वो सर ने अपने
बहुत ही इजी तरीके से आंसर देकर समझा दिए हैं। एंड डेफिनेटली जो लोग यहाँ तक पॉडकास्ट जिन्होंने देखा है वो समझ गए होंगे कि एक बिजनेस को कैसे रन किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स एक इंसान फेस कर सकता है, और डेफिनेटली इंडिया का क्या रोल है चाइना के साथ एक बिजनेस मॉड्यूल को लेके, वो भी हमने डिस्कस कर दिया है। एंड ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हम आते रहेंगे ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ, ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ। सो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। दिस इज शुभ साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू नवीन जी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।